इतनी प्यारी बातें आप लोग करते हो कमेंट में हैं। इतनी चिंता है, कोई कह रहा है बाहर में जाओ, शहर में बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं, आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। किसी ने तो बताया है कि हल्दी डालनी है दूध में तो गला ठीक हो जाएगा। आज 6 बजे वाली क्लास में गले में दिक्कत थी ना। मतलब है अभी भी, बट ये है कि क्लास तो लेनी ही है। कल भी तबीयत की वजह से क्लास की छुट्टी करनी पड़ी थी। फिर रात को एक यूट्यूब पे ले लिया सेशन तो बिल्कुल ही बोल गया गला। पूरी हिंदी समझ में नहीं आती। आई एम फ्रॉम कश्मीर, गुड मॉर्निंग मैम, उमर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, वेलकम है आपका। हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलते हैं हम लेके साथ। कल यार तबीयत सही नहीं थी, मेरे गले में दिक्कत थी, हेडेक था। ये थोड़ा पोल्यूशन है दिल्ली में बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे लेकिन 2 घंटे बैठने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है शायद ले सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे कल रात को लगाई थी क्लास 9 सवा 9। तो उसके बाद और दिक्कत हो गई। लेकिन ये है कि फिर अब रोज़ छुट्टी तो कितनी करें, आप लोगों का भी टाइम है, पेपर है। देखते हैं श्वेता। आपकी बहुत चिंता है। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए राहुल। ऑल गुड है, तबीयत बेहतर ही है। ये थोड़ा पोल्यूशन के चक्कर में थोड़ा सा, और फिर बोलने का इतना काम है, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। बाकी तो ऑल गुड है। नींद बहुत आती है, कैसे डील करें? नहा धो के कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो। निक्की कह रही है बहुत चिंता है आपके में। अरे वाह, थैंक यू यार। मुझे भी आप लोगों की चिंता है। आप लोग पेपर निकालें, जीवन में नौकरी लें। सबसे बड़ी चिंता जो है मेरी किसी भी व्यक्ति को लेके वही रहती है कि उसका काम जो है बेहतर चलना चाहिए, वो काम करे। जिससे भी थोड़ी बहुत भावनाएं जुड़ी हैं, नहीं भी जुड़ी हैं, तब भी आई वांट द बेस्ट फॉर पीपल कि भाई आप बेस्ट करें। काम आप एटलीस्ट अच्छा करें। काम जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत रहती है। निक कह रहे हैं मैम फीलिंग सो डिप्रेस्ड अबाउट लाइफ। लाइफ है ही ऐसी, थोड़ा बहुत लगता है सबको। चलिए खैर, बहुत बातें हमने कर ली। व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक में कई लोगों को जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न थी। और फटाफट से समझ लेते हैं। वैलिडिटी मतलब वैधता मैं बता भी चुकी हूँ। सिंपल बात है, जो इंटेंशन है, डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट वाज इंटेंडेड टू मेजर। जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस फुलफिल होता है कि नहीं। अगर मैथ्स का टेस्ट है तो मैथ्स के क्वेश्चंस को या मैथमेटिक्स की एबिलिटी को टेस्ट कर पाता है या नहीं, या सिर्फ कितना सुंदर लिखा है बच्चे ने वो देखता है, राइटिंग कैसी है वो देखता है। ठीक है। तो ये देवांश जो है यहाँ पे बात है कि पर्पस, जिस पर्पस के लिए टेस्ट बनाया गया है, जो इंटेंशन से बनाया गया है, वो मेजर करता है कि नहीं। ये वैलिडिटी या वैधता कहलाती है कि जो टेस्ट है वो वैध है। यदि टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए पेपर बनाया गया है तो पेडागोजी सीटेट का पेपर पूछता है कि नहीं। पेडागोजी छोड़ के सब पूछता है तो इसका मतलब शायद वैलिडिटी उतनी नहीं है। रिलायबिलिटी होती है सेम रिजल्ट आ पाए, रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो। आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट। अगर सेम माहौल में बच्चे को 2 बार भी पेपर करने को दे दें तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? दिस इज रिलायबिलिटी। नीरज, वेलकम है आपका। फिर आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, यानी जिसको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। कैन टू और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स। यानी 2 या 2 से अधिक लोग भी अगर कॉपी चेक कर रहे हैं, आपने रीचेकिंग के लिए कॉपी दी है, और एक टीचर हैं सीमा जी, दूसरी टीचर हैं मीना जी, और दोनों ने जो टेस्ट किया तो रिजल्ट सेम आया है रीचेकिंग में भी, तो इसका मतलब टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी थी, निष्पक्षता नहीं थी कि एक टीचर को राइटिंग पसंद आई तो नंबर ज्यादा आ गए, है ना। वैसा नहीं था। ऑब्जेक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि ये आप किसी से भी चेक करा लो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, बजाय कि एस्से टाइप में। तो एस्से टाइप से ज्यादा, इसीलिए सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं एस्से टाइप को। हम यूपीएससी लेता है, अब टीचिंग एग्जाम्स में भी कुछ जगह पे आ गया है ना। इतनी बात क्लियर है? ज्यादा नहीं अंकिता, बता दूंगी जल्दी ही। पहले भी पढ़ा आपसे, वैशाली बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ तो व्हाट इज अ गुड टेस्ट, एक अच्छे गुड मतलब एक गुड टेस्ट में 3 चीजें मुख्य तौर पे होती हैं, और भी चीजें होती हैं बट वो आपसे जनरली पूछता नहीं है ना। तो कि वो टेस्ट वैलिड है कि नहीं, वैधता, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस को सॉल्व करता है कि नहीं, जो पूछने के लिए बनाया गया है वो पूछता है कि नहीं। रिलायबिलिटी, बार बार सेम अगर चीज हम बच्चों को दे रहे हैं तो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, सेम माहौल में दोबारा अगर बच्चे से अटेम्प्ट कराएं तो सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। ऑब्जेक्टिविटी, 2 या 2 से अधिक लोग अगर टेस्ट कर रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। एग्जामिनर अगर 2 या 2 से अधिक, निष्पक्षता कहलाती है आपकी। निष्पक्षता तो वो होती है बायसनेस ना हो बेसिकली,
बायस फ्री कहते हैं वो। इसमें ऑब्जेक्टिविटी में ऑलरेडी आ जाता है कि अगर बायसनेस होगी, मान लीजिए मैंने कॉपी चेक करी तो नंबर अलग आ रहे हैं, दूसरे ने चेक करी तो कुछ और आ रहे हैं, इसका मतलब बायसनेस है किसी भी तरह की, वो जेंडर की है जिसकी भी है। तो ऑब्जेक्टिविटी में बायसनेस की का कोई स्कोप नहीं होता। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लड़की ने अटेम्प्ट किया हो, लड़के ने अटेम्प्ट किया हो, हिंदी में अटेम्प्ट किया हो, इंग्लिश में अटेम्प्ट किया हो, आंसर सेम रहेगा। रिलायबिलिटी डिफरेंट है हर्षा। देखिए रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो रिलायबिलिटी इज आपने बच्चे को टेस्ट दिया, जितनी बार भी आप टेस्ट देते हैं वो सेम लिखता है, यानी रिलायबल है वो टेस्ट। आप चेक कर रहे हैं स्कोर सेम आ रहा है। ऑब्जेक्टिविटी में बाकी लोगों की बायसनेस के बायसनेस तो नहीं है टेस्ट में, कि कोई दो अलग रीचेकिंग अगर करा रहे हैं दो अलग लोगों से, यहां पे सेम बंदा रीचेक कर सकता है रिलायबिलिटी में कि सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। मानवी मिस हो जाता है भाई, आप क्या पूछते हो ये नहीं समझ आता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिविटी में बायसनेस नहीं होती, और जो एमसीक्यू बेस्ड या बहुविकल्पीय प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इनमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है बजाय कि आपके इसके सब्जेक्टिव पेपर के या एस्से टाइप पेपर के। अब आते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पे, एनआरटी और सीआरटी, मानक संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानक मतलब नॉर्म, मानक मतलब नॉर्म, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन मानदंड, पहले से एक पैमाना बनाया हुआ होगा, है ना, कि इतने परसेंट नंबर ले आओ तो पास माने जाओगे। जैसे सीटेट में 60% अगर आप जनरल कैटेगरी से हो पास माने जाओगे। क्राइटेरिया है एक, क्या है, क्राइटेरिया है एक, क्राइटेरिया के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, उसके अगेंस्ट आप उतने नंबर ला पा रहे हो या नहीं, वो है क्राइटेरिया या क्राइटेरियन मानदंड संदर्भित परीक्षण। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपके बाकी लोगों से आपका रिजल्ट कंपेयर करते हैं, है ना, ये आपकी परफॉर्मेंस दूसरों के अगेंस्ट, फर्स्ट आ रहे हो कि नहीं, 2000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है, तो उन 1000 में जो टॉप के 1000 होंगे उनको लिया जाएगा, बाकी के रह जाएंगे, चाहे उन्होंने 60% नंबर क्यों ना लेकर के आए हो। मेरिट बनेगी बेसिकली। तो ये मेरिट बेस्ड कह लीजिए आप इसको, या दूसरों से आपका कंपैरिजन होता है असेसमेंट का, बच्चे के रिजल्ट का दूसरे के रिजल्ट से कंपैरिजन है। और क्योंकि कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है इसलिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, DEET+B, EMRS, ये सब एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं। वहीं सीआरटी जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये आपका यहाँ एक मानदंड है, एक क्राइटेरिया है, एक ऑब्जेक्टिव सेट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये दोनों ही जो है उदाहरण है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के। मैंने उस दिन भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, फ्राइडे को, नहीं फ्राइडे नहीं, मंडे ही हुई थी, कल ही तो नहीं हुई है क्लास। तो हमने इस पे भी बात की थी कि आपका एक है टीचर मेड टेस्ट, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। इनमें ज्यादा बायसनेस फेयरनेस होती है इनमें, है ना। एक अच्छे टेस्ट में फेयरनेस का भी गुण होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बायस्ड ना हो वो किसी तरफ। मानकीकृत परीक्षण, अब मानकीकृत परीक्षण में ये ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, ये सब तो होता ही है, वैलिडिटी, है ना। मानकीकृत परीक्षण क्या कहते हैं, मानकीकृत परीक्षण। तो अगर हम बात करते हैं मानकीकृत परीक्षण की, तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जिसमें जो एनआरटी और सीआरटी हैं दोनों ही इनका उदाहरण है। जैसे यूनिट टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का उदाहरण नहीं है। यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, वो तो टीचर मेड टेस्ट हैं, टीचर अपनी मर्जी से बना देते हैं कभी भी, वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं होते हैं। ये यहाँ पे आपके 10 लाख लोग एक बार में यूपीएससी दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। DEET+ भी दे रहे हैं, 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जो ऐसे स्कूल में बन जा रहे हैं वो टीचर मेड टेस्ट है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एनआरटी अभी उसको डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दोनों ही मानकीकृत परीक्षण का उदाहरण है, बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोग ये पेपर देते हैं। एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा, एक प्रॉपर सिलेबस होगा, स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतने नंबर का ये सवाल आएगा, इतने नंबर का ये आएगा। जैसे सीटेट का पेपर है, सिलेबस है, एक केवीएस का एग्जाम है, EMRS का एग्जाम है ना। जा रहे हैं सादा, सबके कॉमेंट्स आ रहे हैं भाई, है ना। अगर मैं कॉमेंट्स पढ़ूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, खुद भी सोचो ना। तो सीआरटी का जो उदाहरण है क्राइटेरियन रेफरेंस का, वो सीटेट है, क्योंकि एक सीटेट में क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट पे पास हो जाओगे। एनआरटी में आपका सिलेक्शन होना है मेरिट के बेसिस पे, तो बाकियों से बेहतर करना पड़ेगा आपको, तब सेलेक्ट हो पाओगे। अब इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से और समझते हैं। जब आप बात कर रहे हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, ठीक है,
ये एनआरटी और सीआरटी की अगर एक टेबल देख लें हम, तो ऐसा सा हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वेलकम श्वेता। मानवी दोबारा पूछना लास्ट में अपना सवाल, अभी बीच में मत अटकाओ क्योंकि सवाल निकल जा रहा है, फिर से आप परेशान हो गए, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। टॉपिक पे आते हैं। अगर हम देखें तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस यानी मानक संदर्भित और मानदंड संबंधित, क्राइटेरिया जिसको हम कह रहे हैं, पहलू है। पर्पस क्या है यानी उद्देश्य, इसका उद्देश्य है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का, कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करता है कि बोर्ड में टॉपर कौन बना, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा, है ना। कि भाई यूपीएससी रैंक 1 कौन लेके आया, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, तो ये रैंक की बात करता है, रैंक 1 मान लीजिए। मेजर्स रैंक मतलब कोई भी रैंक हो, रैंक मतलब दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ हैं आप, इसका ये पर्पस है। मेजर्स है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। जो क्राइटेरियन रेफरेंस है ये छात्र के प्रदर्शन को निश्चित अधिगम मानकों या मानदंडों के अनुसार मापता है कि भाई छठी क्लास में ये आपको आता है, 33% नंबर आ गए, पास हो गए आप, तो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट पता कर लिया कि हाँ इतने परसेंट आता है तो आगे भेजो। तो छात्र के प्रदर्शन को निश्चित अधिगम मानक, एक परफॉर्मेंस के सेट स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हो कि नहीं। कि भाई 18 साल के हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा पाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी का उदाहरण है, क्राइटेरियन रेफरेंस का, कि क्राइटेरिया है कि अच्छा 10 चीजें हैं, 10 एक्टिविटी कराएंगे, वो 10 में से 7 अगर कर दी तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये नहीं है कि किसी और से बेहतर किया कि नहीं किया, बेसिक क्राइटेरिया, रूल्स पता है कि नहीं पता है, किसी और से बेहतर पता है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक क्राइटेरिया सेट है, इतने पता होने चाहिए। ठीक है ना संजना, 30 आउट ऑफ 30 आए सीटेट में, बहुत बढ़िया, आपसे पढ़ के कह रही हैं। फोकस क्या रहता है, रिलेटिव रैंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच सापेक्ष रैंकिंग, कंपैरिजन, रैंक बनानी हो, क्योंकि कई केसेस में अगर चूज करना है तो रैंक के हिसाब से चूज किया जाएगा, एक क्राइटेरिया है वो भी। मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट और स्किल्स, यहाँ पे आपको विशिष्ट विषय वस्तु या कौशल में निपुणता चाहिए, कहाँ, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, कि आप कितनी मास्टरी आपकी उस पे है, कि 30 में से 30 ले आए उसका मतलब पता लग रहा है कि आपने बढ़िया से मास्टरी आपकी हासिल हुई है सीडीपी पे, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, चाहिए 90। तो मास्टरी को या डायग्नोसिस का पता लगाता है, फीडबैक कई बार देता है क्राइटेरियन, लेकिन ये सीधा रैंक देता है, रिजल्ट देता है, जजमेंट देता है। इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करेंगे तो हाउ वेल डिड यू कंपेयर टू अदर्स, भाई हाउ वेल डिड यू डू, दूसरों से कितना अच्छा किया आपने, फर्स्ट आए क्लास में कि नहीं आए, ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। डीट प्लस बी में कितना भी अच्छा किया आपने, अगर मेरिट में नहीं आ पाए, आज से 10 साल पहले अगर मेरिट 80 नंबर जाती थी और आज 160 जाती है, तो 160 जिसके नहीं आए वो फेल ही है फिर। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइटेरिया जीवन में फेल हो गया, वो ये मानना गलत होगा। एक क्राइटेरिया आप मेट नहीं कर पाए, एक जगह पे आप शायद रैंक में नहीं आ पाए। हाउ वेल डिड यू डू कंपेयर टू लर्निंग गोल्स, यानी आपने कितना बेहतर किया, लर्निंग गोल्स जो सेट हुए थे वो यहाँ क्राइटेरिया में देखा जाता है, कि लर्निंग गोल इतने थे कि 60% नंबर ले आओ, अब उसमें 60 की बजाय आप ले आए 90% नंबर, 143 नंबर ले आए सीटेट में, तो आपने कितना अच्छा किया, उस गोल को किस हद तक अचीव किया वो दिखाएगा ये। हाईएस्ट नंबर, कट ऑफ, ये सब एनआरटी में ही होता है काव्या, सीआरटी में सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या मास्टरी, कि मिनिमम के ऊपर कितने चले गए तो उससे पता चल जाए कितनी मास्टरी हो गई है, कि नंबर 90 लाने थे 140 लाए हो, साफ पता लग रहा है मास्टरी हुई है आपकी। ठीक, तो फीडबैक के लिए या आपको ये देखना हो कि कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, डायग्नोस करना हो, कोई गैप का पता लगाना हो, वो सब यहाँ हो पाता है। मास्टरी का पता लगाना हो, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता है एनआरटी में। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार करने का प्रयास करो, आइडिया लग जाएगा कि कितना समझ में आया है, क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया जाता है। हो जाएगा राजेश, वो केस स्टडी अलग से नहीं आपको पढ़नी है, हो जाएगा सब, टेंशन ना लो उस चीज की। देखो, ज्यादा टॉपिक बचे भी नहीं है, ये हमारे सवाल तो बेकार में परेशान है, इसके बाद एक दो ही टॉपिक बचते हैं आपके, लास्ट में, हाँ मानवी लास्ट में लूंगी आपका सवाल। प्रॉमिस मत कराओ यार, आज तबीयत थोड़ी ढीली है, ज़्यादा प्रॉमिस नहीं निभ पाए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि बात ठीक है कि नहीं। वन इज़ राइट मैम, ये किस में आता है प्लीज़ क्लियर, कहीं भी आ जाता है ये, एनआरटी सीआरटी ना हर एक एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि असेसमेंट हर पेपर में आता है टीचिंग के। ये सीसीई जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट,
आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। यानी मानक संदर्भित आकलन जो है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऐसा लगता है आपको? एक बार या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं, यानी या तो आपका सिलेक्शन होगा यूपीएससी में या डी+पी में या केवीएस में, एनआरटी से सिंपल पता लग जाता है, या तो आप फर्स्ट आए या तो नहीं आए हैं। उसका काम नहीं है कि डायग्नोसिस होगा, रेमेडी होगी, फीडबैक मिलेगा, नहीं, ये एनआरटी का काम ही नहीं है। तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट ही पूछा है। फिर भी हमें बाकी के 3 पढ़ने पड़ेंगे कि क्या वो सही है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। कितनी मास्टरी हुई है भाई? 60% नंबर चाहिए थे, बट व्यक्ति ले आया 90%, तो समझ में आ गया भाई मास्टरी अगले की इतने परसेंट मास्टरी है। तो ये तो बात सही है। क्राइटेरिया जो है, मानदंड संदर्भित आकलन जो है, वो विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है, ये बात सही है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। ये बात हम कर चुके हैं डायग्नोस करने में। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से पता चल जाता है कि अगर सीटेट में से मान लो 90 नंबर ही आए हैं, तो बाकी के कहाँ कटे हैं, तो आइडिया लग जाएगा किस किस जगह पे अभी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, सामरीन। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर परफॉर्मेंस। दूसरे बच्चों के कि ये रैंक 1 है और आप रैंक 100 हैं, तो आपको पता लग जाए ना आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये बात तो सही है, ये एनआरटी से पता लग जाता है, ठीक है ना। तो तीनों ही बातें जो हैं वो एकदम सही हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये बात सही है आपकी कि ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये कहना गलत होगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस के लिए नहीं किया जाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, एनआरटी कह रहे हैं जिसको हम, है ना, मानक संदर्भित परीक्षण, और सीआरटी मानदंड, यहाँ पे एक पैमाना है कितने परसेंट ले आओ, यहाँ दूसरों से आगे आना है ना। तो ये रैंक के काम आएगा, रैंक के या दूसरों से कंपैरिजन के, ठीक है। यहाँ पे ये आपके डायग्नोसिस के भी काम आ सकता है कि कहाँ कमी रह गई, इसके भी काम आ सकता है। मास्टरी का भी पता चल जाएगा, अचीवमेंट किस हद तक हो पाया ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको या तो पास बताएगा या तो फेल बताएगा। रैंक में आप कहाँ आए, दूसरों के कंपैरिजन में आप कितना आगे हैं, ये बताता है आपका एनआरटी, ठीक है। ये कोई डायग्नोसिस का काम नहीं है, इसका कोई मास्टरी का काम नहीं है, एनआरटी का। इतनी बात सही है। इसका सिंपल एग्जाम्पल लिख लो आप कि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम या डी+बी का एग्जाम, सुपर टेट का एग्जाम, जहां भी मेरिट बन रही है, वो सब एनआरटी का उदाहरण है। जहां एक क्राइटेरिया है, जैसे सीटेट, ज्यादा आप कितने भी ले आओ, जैसे 12th का बोर्ड का एग्जाम 33% में पास हो, उसके ऊपर तो कितने भी ले आओ, फिर वो एनआरटी में बदल जाएगा। तो सीटेट आपका, आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल के जो टेस्ट होते हैं कि एक बेसिक इतना क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, है ना। क्रेडिट कार्ड कि भाई अगर इतने इनकम ग्रुप में आप हैं तो ये वाला क्रेडिट कार्ड क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर आप इतना ही कमाते हैं, तो मान लीजिए आप लाखों में कमाते हैं, तो ये वाला क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी सीआरटी। उसके ऊपर कमाते हैं करोड़ों में, तो ये वाला क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये सीआरटी है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है। कुछ ऐसा होगा कि एनआरटी मतलब दूसरों से कितना बेहतर कर रहे हैं आप, तो वो हर बार जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं दुनिया भर में, आप देखते हैं ये 100 लोग हैं, अंबानी हैं जी, रैंक 1 पे आते हैं कमाई में, फलाना ढिमका। तो वो एनआरटी का उदाहरण हो गया एक तरह से। इतना कमाते हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ये क्राइटेरिया है। अब उसके ऊपर क्या है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ जाएं। मास्टरी तो फर्स्ट रैंक लाने में भी चेक हो सकती है यार, क्राइटेरिया, बट उसका उद्देश्य एक ओरिएंटेशन होता है ना किसी चीज का, एक ओरिएंटेशन होता है किसी भी चीज का। तो वो उसका ओरिएंटेशन ये नहीं है कि मास्टरी चेक करनी है, और नहीं होगी चेक। आप, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर हम इस तरह से देखें। एक तो ओरिएंटेशन, दूसरा अगर आप देखोगे यूपीएससी कितने परसेंट पे क्लियर हो जाता है, जरा याद पता करके देखो। हमारे यहाँ जैसी स्थिति नहीं है कि 200 में से आपको अगर डी+बी क्लियर करना है तो आपको 160 नंबर लाने होंगे। मान लो अगर 160 ना जाए, मेरिट जाए 80, जैसे एक जमाने में जाती थी कि जिसके 80 नंबर आगे 200 में से हो गया सिलेक्शन, तो इसमें मास्टरी कहाँ हासिल का पता लगा आपको। ये तो नॉर्म है, दूसरों से ज्यादा लाना है, ओरिएंटेशन ये है। सेंटर क्या है उस एग्जाम का, तो उसका मोटिव ये है दूसरों से ज्यादा लाना है, चाहे दूसरे ऑलरेडी कम ला रहे हो, वो मास्टरी हो भी ना रही हो वहां, तो पता लगता है। लेकिन ओरिएंटेशन वो मास्टरी वाला नहीं है वहां, ठीक है ना। चालू जो हाथ में हो वो करो,
जो जहाँ चीजें हाथ में ना हो वहां सरेंडर करके, जो हाथ में हो आपके, आपके कंट्रोल में हो, जिसको आप संभाल सकें, जो ईश्वर ने आपके हिस्से या प्रकृति ने या जो भी जैसी भी सिचुएशन ने आपके सामने रखा हो, उस हिसाब से जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हित आपके हाथ में है, वो आप करिए जीवन में हमेशा। कितनी भी चीजें बिगड़ी हुई हो, आप ये देखिए आप क्या कर सकते हैं अब इसमें। ठीक है जी। चलिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आ जाता है, विद्यालय आधारित आकलन। इसमें विद्यालय आधारित, कल इसमें हम कुछ नया करेंगे, मतलब कर तो आज भी सकते हैं अगर समय बचा तो। हाँ, यूपीएससी में ओनली 49% मार्क्स रिक्वायर्ड, यही मैं बोल रही थी, मिस हो गई बात, दूसरी शुरू हो गई। 50% अगर आप नंबर ले आए तो वहां तो आप बन गए। तो समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वहां मास्टरी पे फोकस है, वहां बाकियों से, बाकी अगर बदतर कर रहे हैं तो जिस जिस साल आपकी जो मेरिट है वो कम चली जाएगी। दूसरों से अच्छा करना है, वहां पे कहानी वो है। हाँ, यूजीसी में एक क्राइटेरिया है, फिर जेआरएफ के लिए वहां फिर एक नॉर्म है। हाँ, कुछ लोग मास्टरी ओरिएंटेड रहते हैं लेकिन परीक्षा ही नहीं देते। हाँ ठीक है, वो फिर एक अलग कहानी है, सबको सेम ही पेपर दे के पास करना हो या सबकी नीड सेम ही हो, जरूरी थोड़ी है। मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा और ना कभी भरना है, तो ये थोड़ी होगा कि बाकी लोग बेवकूफ घूम रहे हैं, जो वो पेपर दे रहे हैं निकाल रहे हैं वही स्मार्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। है ना? तो वो हमारे कल्चर में थोड़ा सा उस चीज को, लोग कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वहाँ अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एकमात्र क्राइटेरिया है आपके इंटेलिजेंस का। ठीक है। हाँ, रहेगा रहेगा वैशाली, जब तक वैलिडिटी होती है किसी भी बैच की तब तक रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं लाइव के बाद भी। चलिए खैर, आगे बढ़े। आ जाएंगे, पढ़ते रहो। जरूरत पड़ी तो पढ़ाएंगे वार्निक ब्रोका वाली प्रज्ञा, क्योंकि अगर एक बार कोई सवाल आ गया, जरूरी नहीं है वो आता ही रहेगा, उस सिलेबस में आ गया फिर ऐसा जरूरी नहीं है। मानवी, ओके फाइन, मजाक कर रही थी, मैं बता रही थी। देखिए, हाँ, तो अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन, तो यहाँ जैसे बोर्ड एग्जाम्स हैं वो स्कूल बेस्ड नहीं है, उसमें कहीं किसी और दूसरे स्कूल में दूसरे सेंटर पे जाके आप पेपर देते हो, जैसे सीटेट है, आप दूसरी जगह पे जाके पेपर देते हो। स्कूल बेस्ड होता है, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी में एग्जाम हो रहे हैं, होम बोर्ड एग्जाम। ऑप्शन आया था कि वो सबके लिए होगा ना फिर तो शालू, कि आपका जो है स्कूल बेस्ड एग्जाम विद्यालय आधारित में। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल धर्मराज, एकदम सही एग्जांपल आपने दिया है, कि मेरे को याद नहीं रहती है, थोड़ा कॉमेडी मूवी कम देखती हूँ, अब देखा करूंगी। कि धमाल मूवी में वो रितेश देशमुख बोलता है कि मुझे चीते से आगे नहीं, तुम दोनों से आगे भागना है। तो भाई तो बच जाएंगे, वो चीता बिजी हो जाएगा और उसको खाने में। तो विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जब, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड है कि दूसरों से बेहतर करना है आपको, सबसे बेहतर नहीं दुनिया में। पढ़ाऊंगी यार आईसीटी, क्यों नहीं अंकिता, कराएंगे आईसीटी। चलिए खैर, हाँ, टीचर्स की जितनी भी वैकेंसी है जहाँ मेरिट बन रही है वो सब एनआरटी है, जहाँ एक क्राइटेरिया है वो सीआरटी है। कल तबीयत सही नहीं थी यार शोभा, इसलिए की थी छुट्टी। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट बेसिकली जैसे होम बोर्ड, यानी आपके ही स्कूल में बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे, एक्सटर्नल वाले वो आप दूसरे स्कूल में जाके देते हो, तो आपके स्कूल के खुद के टीचर्स ही बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, जो कि रोज वो उन बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चे भी फैमिलियर हैं, वो फियर कम हो जाता है यहाँ, जो डर है एग्जाम फियर कम हो जाता है बच्चे का, क्योंकि उसके जो रोज जिन टीचर्स को वो जानता है, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आ रहे हैं, बाहर बोर्ड के पेपर देने नहीं जा रहा है, तो विद्यालय में ही जो टीचर उसको रोज मिलते हैं, हो सकता है एक टीचर को पता हो कि यार इस बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इस बच्चे घर में कोई घटना घट गई थी, या ये बच्चा वैसे तो अच्छा करता है, हो सकता है आज अच्छा नहीं कर पाया हो। तो ये सब स्कूल बेस्ड असेसमेंट का उदाहरण है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का उदाहरण, तो इससे पेपर को लेके जो डर है वो कम हो जाता है, बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, स्कूल के टीचर फैमिलियर एनवायरनमेंट में ही टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो इसके ये कुछ फायदे हैं। सीबीएसई ने इसको भी सीसीई में लेकर के आया था। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? तो सिंपल है, डायग्नोज करना, इसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा।
उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। बात सही है। तो रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। DR, पहले डायग्नोज होता है, पता लगता है समस्या क्या है, फिर रेमेडी दी जाती है ना। पहले डायग्नोसिस होगा, आपको बुखार है 3 दिनों से, डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने देखा, नब्ज देखी, हो सकता है बेसिक खुद से डायग्नोस कर लिया, अगर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें उन्हें समझ ना आ रहा हो, तो वो हाथ पकड़ के, नब्ज पकड़ के देख सकते हैं, सिम्टम पूछ लेंगे आपसे और डायग्नोसिस कर लिया, यानी निदान कर लिया खुद से कि हाँ ये चीज हो सकती है। फिर उपचार में 4 दवाइयां लिख देंगे, और 3 दिन बाद भी अगर फायदा नहीं हुआ, हाँ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, साल भर स्कूल बेस्ड असेसमेंट चलता रहता है आपका, अगर फिर भी फायदा नहीं हुआ तो हो सकता है डॉक्टर फिर टेस्ट लिखें, तो वो भी डायग्नोसिस का उदाहरण है। फिर आप एक डायग्नोस्टिक लैब जाएंगे, लाल पैथोलॉजी, 1 mg, वट एवर, इतने सारे तो आजकल लैब्स हैं ही, तो वो डायग्नोस्टिक लैब्स कहलाती है, क्योंकि वहाँ डायग्नोसिस होता है, पता लगता है बीमारी का कि है क्या आपको। तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा टेस्ट बनाता है, पेपर ऐसा बनाता है टीचर, कि जिससे पता लगे कि बच्चे ने इतने सिलेबस में कहाँ उसको कमी है, किन एरियाज में वो वीक है, और उन पे रेमेडी दी जा सके, उन पे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा सके। तो डॉक्टर भी क्या है, पहले टेस्ट, डॉक्टर वाला ही काम है आपका एज टीचर्स, आप पहले डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं, तो टेस्ट लिखता है डॉक्टर, ब्लड सैंपल जाएगा, रिपोर्ट आएगी, और पता लगेगा। इससे याद आया मुझे, कोशिश किया कीजिए कि 6 महीने में एक बार टेस्ट करा लो, आजकल वैसे भी जितनी गड़बड़ चीजें हैं, तो उसमें पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें डायग्नोस्टिक की, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो डायग्नोस किया जाए, पता लगे, तो ब्लड टेस्ट होगा, पता लगेगा इतना हीमोग्लोबिन है, इसकी वजह से वीकनेस आ रही है, ये आयरन है, ये आयरन कंपाउंड है, ये आपका विटामिन B12 इतना है, ये है। अच्छा, किस वजह से, कौन सा बुखार है, अगर बुखार का टेस्ट कराया तो मलेरिया है कि डेंगू है कि टाइफाइड है, तो पता लगेगा, डायग्नोस किया जाएगा। ऐसे टीचर भी एक टेस्ट बनाता है, और उससे पता लगता है कि कहाँ दिक्कत है, फिर रेमेडी दी जाएगी। अब आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जानी है, मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स की क्लासेस दी जानी है ना। तो वो रेमेडी बाद में दी जाती है, हमेशा पहले डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर्मेटिव टेस्ट मानोगे आप, क्योंकि वो फीडबैक के लिए है ना। तो डायग्नोस किया जाता है, और फिर रेमेडी दी जाएगी, यानी फिर से रीटीच करा जाएगा, नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस दिल्ली में तो आजकल लगती भी हैं, तो नंबर कम आए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वो वहां पे रेमेडियल क्लासेस चल रही होती हैं। तो पहले डायग्नोस करना, मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, पता लगाना, डायग्नोस्टिक टेस्ट गैप का पता लगाएगा, कमी कहाँ रह गई है, और ये इस गैप को फुलफिल करने का काम करेगा। रेमेडी जो है, दवाई किस लिए दी जाती है, बीमारी का इलाज करने के लिए। बीमारी क्या है ये पता किया जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से, और ये पूरी प्रक्रिया उपचारात्मक परीक्षण कहलाती कई बार, या निदानात्मक। निदानात्मक मतलब सिंपल, आपको पता चल जाए रीजन क्या है। उपचारात्मक यानी रेमेडी, तो हमेशा डायग्नोस करने के बाद रेमेडी दी जाएगी। हाँ हाँ, स्कूल में दिया था रेमेडियल एग्जाम, क्लास 5 में अल्फाबेट लिखने दिया था। हाँ, तो उससे देखिएगा एक बार, हम इवेल्युएट क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है यहाँ पे। वाई वी इवेल्युएट, क्यों करते हैं मूल्यांकन। तो क्या जरूरत है मूल्यांकन की, क्यों हम बस पढ़ा के नहीं छोड़ देते हैं, क्यों जांचना चाहते हैं हम, क्यों कमियों का पता लगा रहे हैं, क्यों अचीवमेंट का पता लगा रहे हैं। एक और टेस्ट होता है, जैसे आपने डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग पढ़ा, एक अचीवमेंट टेस्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए ऐसे ही। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि प्रश्न पत्र बोलते हैं इसको, या उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। क्या है उपलब्धि परीक्षण, किस हद तक अचीवमेंट हुआ, है ना। तो टीचर कई बार बनाता है कि साल भर जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्यों का निर्माण हुआ था कि इस क्लास में ये बच्चा सीख जाएगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तीसरी क्लास खत्म होने तक बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगा, तो इन उद्देश्यों की, इन गोल्स की प्राप्ति किस हद तक हो पाई, ये आपका बताता है अचीवमेंट टेस्ट। टीचर ही बनाता है कई बार, है ना, उपलब्धि प्रश्न पत्र, कि किस हद तक गोल्स अचीव हो पाए, जो एक क्राइटेरिया सेट हुआ था, एक स्टैंडर्ड मेजर हुआ था, वो अचीवमेंट किस लेवल तक हो पाई, ये पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है टीचर के द्वारा।
खैर ये ऐसे ही एक्स्ट्रा में, और यूनिट टेस्ट भी आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, हल्की सी बात है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। यूनिट टेस्ट में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स आते हैं, एक यूनिट होती है कुछ चैप्टर्स को मिला करके, ठीक है ना। टीचर बनाता है, टीचर मेड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट भी टीचर मेड टेस्ट है। वो एनआरटी और सीआरटी तो जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मानकीकृत, वो कोई एजेंसी बनाएगी, अब एक एक्सपर्ट पैनल बनाएगा, है ना। तो ये टीचर मेड टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट है, यानी शिक्षक के द्वारा बनाया जाएगा, और जिसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, एक यूनिट के बारे में पता लगेगा कितना बच्चे की कितनी उस पर पकड़ आई है। हम इवेल्युएट करते ही क्यों है, मूल्यांकन करते ही क्यों है, तो सिंपल जो बातें मैंने बाकी में बताई हैं वही बातें घुमा फिरा के, टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब शुरू होती है तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई हम बच्चे को ये सिखा देंगे, इस चीज के लायक बना देंगे। 6th क्लास का बच्चा है या एक चैप्टर पढ़ रहा है नाउन, तो नाउन समझ में आ जाएगा, नाउन क्या होता है, नाउन का प्रयोग क्या होता है दुनिया में। मॉरल वैल्यूज का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में नैतिकता विकसित होगी, ये ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ाने का। वो एक अच्छी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनेगा, ये उद्देश्य है वो चैप्टर पढ़ाने का। तो ये सब क्या है, टू अचीव। हाँ, क्लास टेस्ट भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का पार्ट हो सकता है कि आप डायग्नोस करना चाह रहे हैं, अलग अलग तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट बन सकते हैं। तो टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है आपको, कराऊंगी शिल्पी, डोंट वरी। तो टू अचीव टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी हम शिक्षण इसलिए करा रहे हैं, ये अधिगम की प्रक्रिया इसलिए चल रही है कि ये उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, बच्चे ये सीख सकें। तो इसलिए हम इवेल्युएट करते हैं कि किस हद तक जो उद्देश्य बनाए गए थे, जो एम्स सेट हुए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो गोल्स सेट हुए थे, वो किस हद तक अचीव हो पाए, ये जानने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है, या कहाँ अभी कमी रह गई है, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये भी हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलेगा। अगर आप मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चों को कितना आता है, कितना रह गया है। ठीक है बात। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता के कारणों को समझना कि भाई रीजन क्या है फेलियर और सक्सेस के पीछे। अगर कोई बच्चा सक्सेस हुआ है, किसी चीज में अच्छा कामयाब हुआ है, तो क्या कारण है, और फेलियर पास नहीं हो पा रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो क्या कारण है, ये आपको मूल्यांकन करके ही पता लगेगा, जांच करके ही पता चलेगा, बिना जांच के कैसे पता चलेगा। ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो रही हो तो भी आप बता सकते हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से हम मूल्यांकन करते हैं। चलिए, डली हुई है रोशनी, वो शायद इंट्रो वाले पार्ट में डल गई है, एक बार उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्यों करते हैं मूल्यांकन, टू लोकेट द लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम, बच्चे की समस्याओं को लोकेट करना, यानी पता लगा पाना समस्या है किस एरिया में, प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाई देम, और फिर उनका सुधार करना, उपचार करना, समाधान ढूंढना। कि पहले तो ये पता लगे बच्चों को समस्या है किस एरिया में, रीडिंग में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है, फिर उसको रेक्टिफाई करना। ऑल क्लियर, हेड एंड शोल्डर, भावेश कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो शिक्षार्थियों की समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना, टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, आगे की प्रगति और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, आगे जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके, उसका रास्ता क्लियर हो सके, कि आगे की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, विकास है, वो अच्छे से हो। क्योंकि पीछे का अगर आपको पता होगा, हाँ इतना बच्चे को आता है, अब यहाँ से आप आगे सिखा सकते हैं, तो ये भी आगे का रास्ता क्लियर है कि नहीं, इसलिए आप चेक करते हैं या इवेल्युएट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, जांचते हैं बच्चे को। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग, टीचर को अपने टीचिंग मेथड को लेके क्या मिलता है, एक फीडबैक मिलता है। जब मैं बीच बीच में या लास्ट में आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो मुझे भी तो फीडबैक मिल रहा है कि अभी जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अभी एक क्वेश्चन कराया था एनआरटी वाला, अभी कुछ और क्वेश्चंस भी आगे हम करेंगे जब ये चैप्टर समाप्त होगा, तो वो कितना आपको समझ आया। तो टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स अबाउट देयर ओन टीचिंग, शिक्षकों को अपने स्वयं के शिक्षण के बारे में प्रतिक्रिया का या फीडबैक का पता लगता है कि क्या उनके टीचिंग मेथड में कहीं कमी रह गई, कौन सा टीचिंग मेथड उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, क्या वो आगे रिपीट करें, क्या वो आगे रिपीट ना करें। अब टेक्निक्स हैं असेसमेंट की या इवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो तरीके हैं, वो तरीके कौन से हैं आकलन के, तो ऑब्जर्वेशन आपने सुना होगा जिसको अवलोकन कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, इंटरव्यू है, सोशियोमेट्री, समाज मिति विधि कहते हैं, रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ये सब तरीके हैं आकलन के।
हाँ, बेस ठीक है कि नहीं ये पता लगेगा। हाँ, हो जाएगा आराम से रवीना। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट राधा सिंपल है, बच्चे ने कोई चीज किस हद तक अचीव कर दिया ये जांचने के लिए जो टेस्ट टीचर ने बनाया वो अचीवमेंट टेस्ट है। उपलब्धि प्रश्न पत्र जो उद्देश्यों का निर्माण किया गया था कुछ पढ़ाने के लिए, वो किस हद तक अचीव हो पाए या नहीं हो पाए ये आपका अचीवमेंट टेस्ट बता पाता है। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। तो टेक्निक ऑफ असेसमेंट यानी आकलन के तकनीकें या तरीके। ठीक है। तो आकलन की तकनीक या तरीके की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, सोशियोमेट्री विधि हो सकती है ना। ये सब तकनीकें हैं जो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। एक रेटिंग स्केल होता है जो इसमें है नहीं, वो भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो क्या है? तरीका है बच्चे के आकलन का। कोई एक यही तरीका नहीं होता पेपर पेंसिल टेस्ट ले लो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अभी एनेक्डोटल रिकॉर्ड आगे आएगा भाई, करेंगे उसको भी, डोंट वरी। यहां तक किसी का डाउट हो जो अभी तक हमने आज पढ़ा है, एनआरटी, सीआरटी, टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल, ये सब जो हमने पढ़े हैं, इसमें अब किसी का डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। कोई और विचार हो आपका तो भी आप बता सकते हो, ये पिछली क्लास का आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना पोर्टफोलियो पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे। यूज कैसे करें अभी बताएंगे ना शरद, अभी बताएंगे। हम्म। हिमांशु हम जाने से पहले मानवी का मैसेज देख लीजिएगा, अभी पूछ लो मानवी। मैं 1 मिनट के ब्रेक पे हूँ, थोड़ी थोड़ी सी थकान है ना, तो ये इतने आप जो अब तक हुआ है वो भी पूछ लोगे, और 1 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, और आगे फिर हम पोर्टफोलियो भी पढ़ लेंगे। यार इवैल्यूएशन का सिस्टम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यही हम पढ़ लेते हैं इनको, सीआरटी और एनआरटी को, क्योंकि असेसमेंट से संबंधित टॉपिक है। सीआरटी का उदाहरण होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो कि कितने प्रोफिशिएंट आप हैं। नहीं, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आते अनु, इसमें आपके टीचिंग मैथडोलॉजी में, इसमें स्पेशली डीट प्लस बी में तो नहीं आते। बाकी केवीएस में भी 58 यानी 60 में से 58 55 ऐसे आए हुए हैं हाईएस्ट। 60 आउट ऑफ 60 वहाँ भी नहीं सुने मैंने अभी तक। और डीट प्लस बी में भी जो अपने लर्नर्स हैं, मान लो 177 175 ऐसे भी नंबर लाए हुए हैं, लेकिन 100 में से 100 तो शायद वो नॉर्मलाइज होके आ जाए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर वो भी मैंने सुना नहीं अभी किसी का, वो उसकी संभावना कम रहती है। पूरे में से पूरे नहीं आते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, फिर ये लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं। एडमिशन लेते टाइम जो टेस्ट होता है वो डिपेंड करेगा, उसको नॉर्मल टेस्ट कह सकते हो आप। उसके लिए कई बार वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, क्या पर्पस है ना। कई बार डायग्नोस्टिक के रूप में देखते हैं कई स्कूल्स, उनको डिपेंड करता है कि हाँ आप वो टेस्ट दे रहे हो। ओके। ऑब्जेक्टिविटी में डाउट है। यार ऑब्जेक्टिविटी सिंपल है, टीचर का बायस नहीं आना चाहिए टेस्ट में। चलिए, कि कोई भी दुनिया के 4 लोग, जैसे अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पेपर है मान लो, तो ऐसे में हो सकता है, यूपीएससी का ऐसे है, टीचिंग में कोई ऐसे है। आप एक व्यक्ति हैं जो देश की किसी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, या आप किसी धर्म की तरफ झुके हुए हैं, और बच्चे ने कोई ऐसे लिखा है जो शायद दूसरी तरफ जाता है, तो आपका पर्सनल बायस क्या कहेगा, इसको तो नंबर नहीं दूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं बची फिर इस टेस्ट में, फिर ये सब्जेक्टिव हो गया। तो आपको ये देखना है। पोर्टफोलियो की जब हम बात कर रहे हैं तो आ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। एक कलेक्शन ऑफ वर्क है, एक पूरी फाइल है। जैसे कोई मॉडलिंग करने जाता है तो एक पोर्टफोलियो बनता है जिसमें उसके अच्छे अच्छे फोटोज होते हैं अलग अलग तरह के। तो ऐसे ही बच्चे का भी अलग अलग तरह का काम होगा, जो पर्पजफुली सेलेक्ट किया होगा टीचर ने कि ये बेस्ट काम है, ये अच्छा काम है, ये हम रखेंगे। आ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया, किसी एरिया में हो सकता है स्पोर्ट्स को लेकर के बनाया हुआ हो, आपका बच्चा म्यूजिक में अच्छा है उस एरिया को लेकर के बनाया हुआ हो। ठीक है ना। शोइंग ग्रोथ यानी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कितना स्वचिंतन, क्या इंप्रूवमेंट आया है, एंड अचीवमेंट किस हद तक अचीव किया है, इज नोन एज पोर्टफोलियो। तो किसी क्षेत्र में छात्र के कार्यों का एक संग्रह, जो विकास, आत्म प्रतिबिंब या आत्मचिंतन भी कह सकते हो आप, और उपलब्धि को दर्शाता है, पोर्टफोलियो के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी?
इस बात को लेके अगर है तो आप बता सकते हो। ठीक है। तो आ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। यानी बच्चों के काम का एक कलेक्शन ऑफ वर्क है, एक एरिया में, एक क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी स्किल में हो सकता है। शोइंग ग्रोथ, कितनी उसने उसमें ग्रोथ की है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। बात सही है? अच्छा कोई बात नहीं, मानवी परेशान मत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हेल्पफुल इन डीलिंग विद मैनी डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। ये जो पोर्टफोलियो है बेसिकली बच्चे की कई आयामों में, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स की लर्निंग में डील करता है। तो सीखने के कई आयामों और पहलुओं में सहायक है। बच्चे के बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप जान सकते हैं पोर्टफोलियो की मदद से। बात सही है? जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी वो भी आ जाएगा। नेगेटिव एज इन ये नहीं कि बिल्कुल उस पर ठप्पा नहीं लगाओगे, आप उस सेंस में नहीं बनाते हो, बाकी आ सकती है दूसरी साइड भी। तो हेल्पफुल है इन डीलिंग विद मैनी डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, कि वो इमोशनली कैसा करता है, बाकी एस्पेक्ट्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, मतलब जो भी कुछ कुछ ये टीचर डिसाइड करेगा कि क्या उसको पोर्टफोलियो की फाइल में लगाना है। ऑल राउंड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। इट्स अ सॉरी, इट्स अ पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ द वर्क। तो टीचर पर्पसफुली सेलेक्ट करेगा कि ये पोर्टफोलियो की फाइल में होना चाहिए बच्चे की, और ये नहीं होना चाहिए। तो ये पर्पसफुल सिलेक्शन है, एक उद्देश्यपूर्ण चयन है कि आपको बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ दिखानी है, तो ये वाले पार्ट्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो की फाइल में मिलेंगे। फिजिकल ग्रोथ दिखानी है, ये वाले पार्ट्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो की फाइल में मिलेंगे। ये उसकी इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं, वॉट ये पोर्टफोलियो की फाइल में मिलेगा। तो पर्पसफुली सेलेक्ट किए गए हैं टीचर के द्वारा कि ये काम होगा, ये नहीं होगा पोर्टफोलियो की फाइल में। इट इंक्लूड्स द बेस्ट वर्क डन बाय द लर्नर। जो भी उसने बेस्ट किया वो तो 100% होगा ही होगा। जो भी बच्चे ने बेहतर किया है वो इसमें शामिल किया ही जाएगा। तो हो सकता है किसी दिन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीता हो, तो उसकी एक पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी पोर्टफोलियो में। हो सकता है जो आपने बच्चे ने कोई संगीत में कहीं पार्टिसिपेट किया और नुक्कड़ नाटक किया हो, वो एक फोटो इसमें मिल जाए आपको। हो सकता है कि वो कहीं डिबेट कंपटीशन में गया हो, उसकी एक फोटो मिल जाए। तो पोर्टफोलियो में ये सब होता है आपका, विजुअल्स आपको मिलेंगे कि जो भी बेस्ट वर्क बच्चे का है, जिस भी क्षेत्र में वो अच्छा है, वो आपको पोर्टफोलियो की फाइल में मिल जाएगा। इट एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अगर बच्चा खुद भी देखेगा तो उसको पता चलेगा कि वो स्वनिर्देशित अधिगम, खुद से रिफ्लेक्ट कर पाएगा कहाँ कमी है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो देख के उसको आइडिया लगेगा इस फाइल को। हाँ, बिल्कुल अंकित। पोर्टफोलियोज कैन बी अ गुड वे ऑफ असेसिंग अ लर्नर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। अगर व्यापक तरीके से आपको बच्चे के सभी पहलुओं को देखना है तो आप पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? चलिए खैर, इसमें अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कल डिटेल में चर्चा करूंगी, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं तो सोच रही थी कि आज कंप्लीट करेंगे, बट नहीं होगा ये आज कंप्लीट। आज थोड़े ढीले हैं हम, और बहुत हमें जल्दी नहीं है कि बस ख़त्म करने की जल्दी हो, है ना? इसके बारे में और 4 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कल। ऑब्जर्वेशन है, ये टेक्निक्स ख़त्म करके, और कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली पूछ लेता है ये हमारे से लेके DPSP में सिलेक्शन वर्क क्या होता है, ये वो 50 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है अभी MCQ को लेके। वो भी हम 2 4 6 चीज़ें करेंगे जो पूछी जा सकती हैं, बट कल करेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। आज भी मतलब मैं ऑफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम लोग मिले हैं। गले में थोड़ी दिक्कत है, डलवा देंगे आशु, डोंट वरी। ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है, एकदम सही चल रहा है सिलेबस, सही गति पे चल रहा है, किसी भी बैच में पीछे नहीं है हम। ठीक है ना? हाँ पूछो मानवी, अब पूछ लो फटाफट, लास्ट में फटाफट से पूछ लो। अब बिल्कुल ज्यादा देर खड़े होने की क्षमता नहीं है। आज यूट्यूब पे भी इसलिए नहीं रखी है क्लास। हाँ, आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं हम। वो चल रहा है रागिनी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर में टेस्ट स्टैंडर्डाइज जनरली हम नहीं कहते, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट की टीम लगती है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बनते हैं, तब जाके स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में आ पाता है ना? आपकी क्लास टीचर ने बना दिया, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा, कहलाएगा नहीं। हो सकता है वो अच्छी क्वालिटी का टेस्ट हो, ऐसा नहीं है कि उसका वो बेकार है, कुछ सही काम का नहीं है, वो अपने पर्पज के लिए बनाया गया है। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखता है टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट
एक बड़े लेवल पे सिर्फ चलता है। देखते हैं मनीष क्या होता है। कम संभावना है बट देखो। गले में दिक्कत है मुझे भी दिल्ली में। हाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम पॉल्यूशन जिसे कहेंगे। होता तो हर साल है बट इस बार थोड़ा फील भी हो रहा है मुझे। चलो, टेक केयर, बाय बाय।